हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर 1 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 2 को। ओके, हालांकि ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन ये हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का। ओके, तो इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो इसी चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो डाला था। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया पार्ट 1 वीडियो तो जाके सबसे पहले चेकआउट कर ले फर्स्ट वीडियो को, तभी आपको ये सेकंड वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो भी चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो जाएँ सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो फ्यूचर में मिलती रहे। एंड अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हों तो वीडियोज़ भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि हमारा ये वीडियो आज का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है सेल चैप्टर का। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सेल क्या होता है, सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इसका मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। ओके, एंड मैंने बताया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, कैसे की थी सेल की डिस्कवरी। ओके, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जो कि जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड हमने सेल से रिलेटेड एक एक्टिविटी करी थी। ओके, जो अनियन पिल को हमने पिल किया था, उसको माइक्रोस्कोप पे रख के, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में करी थी। हमने डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी समझा था। ओके, तो आज का वीडियो हमारा फर्दर हम ऑस्मोसिस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, उस टॉपिक से स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। ओके, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of a sugar or salt in water। तो क्या होगा अगर हम एक एनिमल और या फिर प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे। ओके, तो वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। तो इनमें से 3 चीज़ें यहाँ पे नीचे दी गई हैं, ये हो सकती हैं ऐसे केस में अगर हम एनिमल या फिर प्लांट सेल को या तो शुगर या तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हम रखते हैं। ओके, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution। तो अगर जिस मीडियम में हमारा सेल रखा हुआ है उस मीडियम में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल, ठीक है, कि अगर सेल में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड बाहर के मीडियम में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, पानी बाहर के मीडियम से जो है सेल के अंदर जाएगा। ओके, सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ये जो सॉल्यूशन होता है कि बाहर के मीडियम में पानी ज़्यादा है और अंदर कम है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, and water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that water enters the cell is likely to swell up। okay, तो रिजल्ट क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो फ्री रहते हैं सेल के अंदर बाहर जाने के लिए, ओके, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन क्या होगा कि क्योंकि बाहर में जो है पानी ज़्यादा है और अंदर कम है, इसलिए जो है ज़्यादा पानी अंदर आएगा कंपैरिजन टू कि पानी बाहर जाएगा सेल के बाहर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आएगा और उससे क्या होगा कि हमारा जो सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा, उसके अंदर पानी भर जाएगा तो वो स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा। ओके, आई होप आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर आपने जिस मीडियम में सेल को रखा है, अगर उस मीडियम में एंड सेल में दोनों में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है, मतलब कि दोनों में जो है वाटर सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना तो पानी जो है सेल के बाहर जाएगा और ना ही बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा। ओके, water crosses the cell membrane in both direction, but the amount going is in the same as the amount going out, so there is no overall movement of water, the cell will stay the same size। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वाटर जो है दोनों डायरेक्शन में क्रॉस होंगी, ठीक है, बाहर भी जाएंगे अंदर भी आएंगे, लेकिन दोनों जगह जो है पानी बराबर होंगी, इसलिए जो है नेट मूवमेंट वाटर का वो जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा, और इस तरह से सेल का साइज जो है वो भी पहले के जैसा ही रहेगा। ओके, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस में क्या हो सकता है कि आपने जिस मीडियम में सेल रखा है, तो बाहर की मीडियम में अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, पानी कम है, एंड सेल के अंदर अगर वाटर ज़्यादा है, तो क्या होगा उस कंडीशन में जो है
सेल लूज करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस में वही होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो सेल में ज़्यादा पानी है, बाहर की मीडियम में कम है, तो सेल के से पानी बाहर की मीडियम में जाएगा, ठीक है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ओके, और इस ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें कि बाहर की मीडियम में पानी जो है कम होता है सेल के कंपैरिजन में, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है ऐसा सॉल्यूशन। ओके, एंड इसमें रिजल्ट क्या होगा, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो है दोनों डायरेक्शन में क्रॉस होंगी, एंड लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेल के बाहर जाएगा, और एज कंपेयर कि उसके अंदर कितना आता है, ठीक है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के बाहर जाएगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए जो है ऑस्मोसिस जो है वो भी एक डिफ्यूजन का ही केस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करना होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है तभी परमिट करती है कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल अंदर नहीं जाएगा। ओके, नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, एक्टिविटी 5.3 हम देख लेते हैं, ऑस्मोसिस विथ एन एग। अब एग के साथ हम ऑस्मोसिस करते हैं। ओके, तो रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हमें क्या करना है ना कि एग का जो बाहर का शेल होता है, जो कवर होता है, उसको हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल करके उसे रिमूव कर लेना। ओके, द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। उसका जो एग का बाहर का शेल होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है बना, इसीलिए वो काफ़ी हार्ड होता है। ओके, अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेज द एग। अब क्या है, आपने उसके बाहर का जो हार्ड कवरिंग था वो हटा दिया, अब उसके ऊपर सेल के ऊपर एक छोटी सी पतली सी परत होती है, उसकी आउटर स्किन, वो रह जाती है। ओके, पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स व्हाट टू बी ऑब्जर्व। अब क्या करो, आप उस एग को जो है प्योर वाटर में डाल दो। ओके, और 5 मिनट के बाद देखो क्या होता है। द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। तो आप देखोगे 5 मिनट के बाद क्या होगा कि आपने जो अंडा रखा था पानी में वो फूल जाएगा, पहले से साइज में वो थोड़ा बिगड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है उस वाटर से, जिस वाटर मीडियम में वो रखा है, उस वाटर मीडियम से पानी जो है एग के अंदर आ जाएगा। ओके, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो प्लेस अ सिमिलर डीशेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। अब फिर से आप क्या करो, वही डीशेल्ड एग को जो है आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो, सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दो। और आपको पता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन में जो है पानी कम होता है, तो उसमें क्या होगा, पानी कम होने की वजह से एग के शेल में जो वाटर है ना, तो वो पानी बाहर की तरफ आएगा, बाहर आएगा तो एग क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, द एग श्रिंक्स वाई, क्योंकि वाटर पासेस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। क्योंकि वाटर जो है एग सॉल्यूशन से बाहर होकर सॉल्ट सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसमें पानी कम होता है। वी कैन ऑल्सो ट्राई सिमिलर एक्टिविटी विथ ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट। तो हम सेम एक्टिविटी जो है रेजिन्स और एप्रिकॉट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। क्या करो, आप कुछ सूखे रेजिन्स जो हैं, किशमिश यानी कि या एप्रिकॉट्स, उसको क्या करो, प्लेन वाटर में डाल दो, डाल के छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। उसके बाद क्या करो, पानी में डालने के बाद जब उसे निकाल लोगे आप, उसके बाद क्या करो, उसको कॉन्सेंट्रेटेड शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दो। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। तो आप दो चीज़ें देखोगे, पहला, जब आपने उसे पानी में डाला था तो क्या होगा, इच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब आपने उसे प्लेन वाटर में डाला था तो क्या होगा, सारी किशमिश जो है ना वो फूल जाएंगे, क्योंकि बाहर के मीडियम से पानी किशमिश के अंदर आ जाएगी। However, when placed in the concentrated solution, it loses water and consequently shrink. लेकिन जब आप उसे सॉल्यूशन में डालोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, वहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन में पानी कम होता है, इसलिए रेजिन के अंदर से पानी जो है बाहर की तरफ जाएगा और रेजिन जो है फिर से श्रिंक हो जाएगा। ओके, unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. तो जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ओके, ये सभी क्या होते हैं ना कि ये जो वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ये क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस का डेफिनेशन पता है ना, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
ओके, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, और यही ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है अमीबा, प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, गंदे पानी में नहीं, फ्रेश पानी में पाए जाएंगे। एंड जो प्लांट्स होती हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उनके रूट्स जो है वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं, यानी कि हम जो प्लांट्स के रूट्स में पानी डालते हैं तो वो पानी किस प्रोसेस से प्लांट के अंदर जाता है, इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है, कि जो कि प्लांट रूट्स में जो सेल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से पास करके पानी अंदर की तरफ जाता है, इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस से। क्योंकि बाहर हमने पानी डाला, बाहर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर से बाहर से अंदर जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ओके, thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of cell। तो इस तरह से डिफ्यूजन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है गैस एंड वाटर दोनों के केस में सेल में, ठीक है, उनके एक्सचेंज में। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो सेल जो है सिर्फ वाटर ही अब्जॉर्ब नहीं करता है, मैंने जैसे बताया आपको, सेल अपने आप में कंप्लीट है, वो सारे लिविंग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस भी होगा। तो न्यूट्रिशन में भी जो है बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे जिससे उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल के अंदर जाएंगे और सेल के बाहर भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेल को ज़रूरत होगी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस है इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये कुछ अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप आगे पढ़ोगे इसको। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड्स। आपको पता है लिपिड्स जो है फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, इन सब से मिलकर बना होता है, एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर अच्छे से देखना चाहते हो, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, तो आप उसे ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquire its food through such process। okay, तो अभी जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, लचीला होता है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है कि ये जो है अपने अंदर फूड को इनगल्फ होने में जो है सेल को हेल्प करता है। जैसे कि अमीबा जो है ये इस तरह से चेंजिंग शेप में होता है। आपको पता है कि अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना होता है, ठीक है। इस अमीबा के बाहर अगर कोई फूड आता है तो ये अमीबा क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन से इस तरह से फ्लेक्स करके इसको सीडोपोडिया फॉर्म करता है और अपने फूड को अंदर ले लेता है। इस तरह से फूड इसका अंदर जाता है, फिर फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसे लेने होते हैं ले लेता है, फिर जो एक्सक्रीटा होता है इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चले जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू होता है। एंड जो जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा अंदर फूड लेते हैं उसको क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंदर जो है फूड ले रहा है। ओके, अमीबा अक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। तो एंडोसाइटिस प्रोसेस के थ्रू जो है अमीबा फूड अपने अंदर लेता है। फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विद योर टीचर। अभी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा होता है इसको अपने स्कूल लाइब्रेरी में अगर है तो आप उससे देखिए, या फिर इंटरनेट से जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर ले लीजिए, ठीक है, और इसे जो है अपने टीचर के साथ जो है डिस्कस करिए कि क्या कैसे होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ओके, हमने ऊपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था। ओके, अभी हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं एंड वाटर जो दोनों होते हैं वो क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं। बस जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस, और डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है ऑस्मोसिस, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो कैसे सब्सटेंसेस जो है इन एंड आउट मूव के करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू CO2 जो है इन एंड आउट होते हैं, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है सेल के इन एंड आउट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके
देखो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलेक्टिवली यानी कि सेलेक्ट करेगा तभी परमिट करेगा, कि हर कोई सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता है। आपको पता है क्योंकि वो सेल का गार्ड के रूप में काम करता है, कौन अंदर जा सकता है कौन अंदर नहीं जा सकता है वो गार्ड डिसाइड करेगा, ठीक है, यानी कि वो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। तो वो जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, तब परमिट करते हैं कि हाँ तुम अंदर जाओ, तभी वो अंदर जाएगा। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेलेक्ट करके तभी परमिट करता है अंदर जाने के लिए किसी भी मटेरियल्स को। That's why plasma membrane is called a selectively permeable membrane. Okay, and our next topic is cell wall. हमने तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, अभी सेल वॉल क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट्स में होता है प्रेजेंट। ओके, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होते हैं। जैसे कि ये सेल है, इसके बाहर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसको भी कवर करे रहता है सेल वॉल, किसमें, प्लांट्स में। ओके, Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. तो प्लांट सेल्स में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक अदर कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, और ये काफ़ी रिजिड होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, यानी सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल। ओके, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, और ये सेल वॉल जो है प्लांट का वो किससे कंपोज्ड होता है, सेल्यूलोज का, जो कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, और सेल्यूलोज जो होता है ना एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ही कि प्लांट जो है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि वो आपको पता है कि प्लांट्स जो है हमेशा बाहर रहते हैं, उन्हें धूप झेलना होता है, बारिश झेलनी होती है, हवा को झेलना होता है, तो उसे भगवान ने ही दे करके रखा है ये सेल वॉल, इसीलिए दिया है ताकि वो उसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी स्ट्रक्चर जो है उस काफ़ी मजबूत हो सके, ठीक है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. अभी यहाँ पे देखो प्लाज्मोलाइसिस दिया है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है यहाँ पे वही समझाया गया है। क्या होता है ना कि जब भी कोई प्लांट सेल्स होता है, ठीक है, आप जैसे समझ लो कि प्लांट सेल्स है, उसके बाहर का मीडियम में जो है ना पानी ज़्यादा है, और एज कम्पेयर टू पानी जो है कम है बाहर के मीडियम में, और सेल में ज़्यादा पानी है, तो उस केस में क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस से सेल के अंदर से पानी बाहर के मीडियम में जाएगा, और सेल जो है अंदर में सेल के जो कंटेंट्स है वो क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेल का कंटेंट श्रिंक हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, इसी फेनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज plasmolysis. Okay, got it? We can observe this phenomena by performing the following activity. अभी हमें एक्टिविटी 5.6 परफॉर्म करेंगे, उसमें इस फेनोमेना को समझते हैं। ओके, माउंट द पिल ऑफ अ रेहू लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ओके, अभी क्या करना है आपको, रेहू लीफ जो है उसका एक ऊपर का एपिडर्मिस ले लेना है, पिल ले लेना है, जैसे हमने अनियन के केस में किया था। ओके, और उसे जो है हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में आपको ऑब्जर्व करना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैनुअल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आप क्या करो, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होती हैं लीफ में, उसको आप नोट करो। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ओके, पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। ओके, अब आप क्या करो, आप उस पर शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन लीफ पे डालो, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी। और थोड़ी देर वेट करो एंड ऑब्जर्व करो कि क्या होता है, आप देखोगे, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होता है, उस मतलब कि उसके अंदर जो है पानी की मात्रा कम होती है, तो लीफ के अंदर से पानी जो है बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो सेल के कॉन्टेंट्स क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। नाउ प्लेस सम रेहू लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब क्या करो, कुछ रेहू लीव्स को जो है बॉइलिंग वाटर में डाल दो, बॉयल करने के लिए छोड़ दो। दिस किल्स द सेल्स। अब बॉयल करने से क्या होगा, जो कि लीफ के सेल्स है ना वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब क्या करो, उस लीफ को जो है स्लाइड पे डालो और उसे जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करो। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अभी आप क्या करो कि फिर से उस पर जिस तरह से आपने पहले वाले केस में किया उसी तरह से आपको करना है, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन को उस पर लीफ पे डालना है। ओके, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन व्हाट डू वी फाउंड, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ।
तो क्या यहाँ पे आप देखोगे प्लाज्मोलाइसिस हुआ क्या? बाहर जो पानी चली गई, लॉस हो गया वाटर का, उससे जो है सेल के कंटेंट श्रिंक होंगे? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लीफ के सेल्स जो है वो डेड हैं बॉइलिंग के वजह से, एंड डेड सेल्स परफॉर्म नहीं करेंगे कोई भी लिविंग फंक्शंस। आपको पता है सेल भी है, लिविंग होता है, वो लिविंग फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन अगर कुछ भी डेड हो जाता है तो वो लिविंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि बॉयल करने से सेल के लीफ के सेल्स डेड हो गए और वो जो है प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे नहीं होगा। ओके, कहा जा रहा है व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो हम इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स नॉट डेड सेल्स आर एबल टू अब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ लिविंग सेल्स जो हैं प्लाज्मोलाइसिस या ऑस्मोसिस जो भी प्रोसेस है लिविंग फंक्शंस उसको करेंगे, ना कि डेड सेल्स करेंगे। ओके, सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डिल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। ओके, तो सेल वॉल ही जो है ना वो क्या कहते हैं, जो कि प्लांट्स के सेल होते हैं उनको बर्स्ट होने से बचाते हैं। बर्स्ट यानी कि फट ना जाए। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लांट्स का सेल है। ओके, अभी बाहर के मीडियम से कुछ भी अंदर आता है, मान लीजिए वाटर ये अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी एक टाइम आएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब अभी आप कभी बलून में आपने पानी भरा है, तो जब भी आप बलून में पानी भरोगे तो एक टाइम आएगा कि भरते जाओ, क्या होता है, बलून फट जाएगा, ठीक है। तो उसी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा केस ही सेल में भी होता होगा, जब इसमें ज़्यादा पानी भर जाता है तो सेल फट जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लांट के सेल्स नहीं फटते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग के साथ साथ क्या होता है, सेल वॉल की भी कवरिंग होती है, और ये सेल वॉल क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल पे। ये सेल के जो है अंदर में वाटर है, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बाहर की तरफ की जो है फटने के लिए, और ये प्रेशर एक्सर्ट करता है इसको दबाने के लिए, बचाने के लिए। तो दोनों प्रेशर एक्सर्ट करके दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इस केस में जो है ये यहाँ पे ये बर्स्ट नहीं हो पाता है। समझ में आ गई बात? वही यहाँ पे कहने की कोशिश करी जा रही है। ओके, in such media the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. तो इस तरह से जो है प्लांट के सेल्स जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इक्वल दोनों का प्रेशर हो जाता है, और इस तरह से वो बर्स्ट नहीं कर पाता है। इस तरह से जो है प्लांट के सेल्स जो है बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी जो है विद स्टैंड यानी कि बचे रह सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए एनिमल सेल के साथ ये केस नहीं होगा। ओके, आवर नेक्स्ट इज टॉपिक इज न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर जो केंद्रक होते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, हमने जो ऊपर पे अनियन वाला देखा था, एक्टिविटी करी थी, यहाँ पे ये अनियन के सेल्स है ना, यहाँ पे ये सेल्स है अनियन के, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के जो है ये क्या है, ये सेल्स हैं अनियन के। एंड ये जो आपको दिख रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर जो इसके सेंटर में दिख रही हैं, ये क्या है, ये सेल के न्यूक्लियस है, अनियन सेल के न्यूक्लियस हैं। अब इसी न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं सेल के अंदर। ओके, क्या रोल है न्यूक्लियस का? Remember the temporary amount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? According to their chemical composition, different regions of cell get colored differentially. Some regions appear darker than other regions. Apart from the iodine solution, we could also use saponin solution and methylene blue solution to stain the cells. We have observed cells from onion. Let us now observe cells from our body. तो हमने जो अनियन वाला लिया था उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके जो है पिल के ऊपर देखा था, हालांकि हमने जो है सैफरनिन सॉल्यूशन डाला था। यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन की बात करी जा रही है, ठीक है। हमने सैफरनिन सॉल्यूशन इसलिए डाला था ताकि जो है वो हमें दिख सके, माइक्रोस्कोप को जो है माइक्रोस्कोप उसे डिटेक्ट कर सके, और हमें जो है सेल के अंदर के कंपोनेंट्स जो हैं कुछ भी माइक्रोस्कोप में दिख सके। ओके, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन के साथ साथ सैफरनिन सॉल्यूशन की भी बात कही जा रही है। ओके, अभी हम एक्टिविटी 5.7 देख लेते हैं। ओके, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। आप क्या करो, एक ग्लास स्लाइड ले लो और उस पर कुछ वाटर ड्रॉप के डाल दो। ओके, यूजिंग अ आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। अभी क्या करो, आप एक आइसक्रीम स्टिक ले लो। आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का स्टिक जो वुडन जैसा होता है, ठीक है, वो स्टिक ले लो और अपने चीक के अंदर उस स्टिक को घुसा के और थोड़े से अपने चीक के सरफेस को स्क्रैच करो, यानी ठीक है, थोड़ा सा उसके स्क्रैच करो। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? तो कोई मटेरियल जो है स्पून में आता है तो आपके स्किन का कुछ जो है
उस स्पून पे आ जाएगा। थोड़ा सा आप खरोचोगे तो कुछ स्किन का जो है वो आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। अब क्या करो, एक नीडल के हेल्प से इस मटेरियल को जो आपके आइसक्रीम स्पून पे आया है उसको ग्लास स्लाइड पे जो है ट्रांसफर कर दो, ठीक है, स्प्रेड कर दो ऑब्जर्व करने के लिए। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। अब उस मटेरियल को कलर करने के लिए, ताकि उसको डिटेक्ट कर पाए माइक्रोस्कोप, उसमें हम मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन जो है वो डाल देंगे। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन। अब हमारा मटेरियल ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी हो चुका है अंडर माइक्रोस्कोप। डू यू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। और कवर स्लिप देना बिल्कुल ना भूले। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन सीट। अब आप कैसा देखोगे कि कैसा सेल है, आपको कुछ इस तरह का जो है वो सेल जो है चीक के अंदर जो है दिखाई देगा। सॉरी, थोड़ा मैं इधर करके बताती हूँ। इस तरह का कुछ जो है इस तरह से जो कुछ चीक के सेल्स जो हैं दिखाई देंगे। ओके, कहा जा रहा है वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अनियन पील सेल्स। तो क्या आपने जो चिक सेल्स, ये जो आपके चिक सेल्स थे, ठीक है, इसके सेंटर में जो है आपको कुछ डार्क कलर कहा जा रहा है, ओवल शेप का दिखा, तो यही जो है ये जो सेंटर में होता है ये क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। ओके, एंड अनियन पिल में भी हमें न्यूक्लियस दिखा था हर सेल्स के सेंटर में। ओके, तो द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियस होती है उस न्यूक्लियर के चारों बगल भी डबल लेयर की लेयरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरह से सेल के बाहर कवरिंग होती है उस तरह से न्यूक्लियर के बाहर भी कवरिंग होती है, ताकि वो न्यूक्लियस की सुरक्षा कर सके। ओके, the nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that's it, to the cytoplasm, which we talk about in the section 5.24। तो सेल होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कवरिंग होती है, एंड इस कवरिंग के पास जो है क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं कवरिंग के आसपास, एंड यही पोर्स जो है अलाउ करते हैं कौन सा मटेरियल अंदर आएगा सेल के एंड कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, ये सेल के बाहर जो ये सारे स्पेस होते हैं ये साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। ओके, देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा करके फिगर बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये बड़ा नहीं हुआ फिगर, मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है। ओके, एंड ये सेल के अंदर जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है, एंड ये न्यूक्लियस के बाहर भी जो क्या है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे जो क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, एंड ये न्यूक्लियस पोर्स ही जो होते हैं ये अलाउ करते हैं कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल अंदर नहीं आएगा। ओके, the nucleus contain chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। अभी ये न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्रोमोसोम हमारे जेनेटिक मटेरियल्स में आता है, यानी कि ये न्यूक्लियस क्या करता है, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में ही होते हैं। किसी भी इंसान का, आपके अंदर अगर कोई कैरेक्टर है जो कि फिर आपके ऑफस्प्रिंग में यानी कि आपके चाइल्ड में ट्रांसफ़र होगा, तो वो कौन स्टोर करके रखता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, क्रोमोसोम के अंदर रहता है। ठीक है, यानी कि अगर आप लंबे हो, आप फेयर हो, आप जो है मोटे हो, ये जिस तरह से भी आपका जेनेटिक कैरेक्टर है वो न्यूक्लियस में ही स्टोर होता है हर किसी का। ओके, ये क्रोमोसोम के अंदर विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम होता है इस तरह से। ठीक है, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स। ओके, जब भी जो है अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में तभी विजिबल होते हैं जब भी कि ये सेल जो के अंदर न्यूक्लियस जो है, जब भी सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवीजन होते रहता है उस टाइम पे ये जो
क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में आपको विजिबल हो पाएंगे आपको माइक्रोस्कोप में। ओके, जब भी कि सेल डिवाइड होता है। एंड क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। और क्रोमोसोम ही क्या करता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती हैं पेरेंट्स की, ठीक है, माँ बाप की, जो कि उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के बारे में आपने सुना है, डीएनए में ही सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं। ठीक है, DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. ओके, एंड DNA molecules में ही बहुत सारे इंफॉर्मेशंस भी होते हैं जो कि बताते हैं कि सेल्स का कंस्ट्रक्शन, सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सेल डिवाइड करते हैं, बनते हैं, उसमें कैसा होगा। ओके, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। एंड जीन के अंदर जो सारे कैरेक्टर्स को पहुंचाना है, ठीक है, वो अंदर में परफॉर्म कौन करता है, जीन करता है। ओके, जीन के डीएनए के अंदर भी क्या होते हैं, जीन होते हैं जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और जो सेल डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें डीएनए जो है क्रोमेटिन मटेरियल एक धागे की तरह जो है इस तरह से जो है क्रोमेटिन मटेरियल के थ्रू जो है डीएनए उसमें प्रेजेंट रहता है। एंड जब सेल डिवाइड होते हैं तो ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में जो है क्रोमोसोम डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह से ही उलझे हुए से धागे के स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। मैंने बताया ना, इंटैंगल यानी कि उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको क्रोमेटिन मटेरियल दिखेंगे। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। और जब भी ये सेल जो है डिवाइड करने वाला होता है दूसरे सेल्स में, जो है मतलब इससे फिर से दूसरा सेल बनने वाला होता है, तभी ये जो क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है क्रोमोसोम यानी कि रॉड शेप में आपको दिखाई देंगे, क्रोमोसोम के शेप में आ जाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। इस तरह से जो न्यूक्लियस है सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेल का जो यानी कि सेल जो डिवाइड करते हैं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि सेल डिवाइड करेगा, उसमें जो इसका स्ट्रक्चर फंक्शन कैसा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है न्यूक्लियस करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, ठीक है, जिसमें कि एक सिंगल सेल डिवाइड होता है जिससे कि 2 नए सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। ठीक है, तो ये तो रोल प्ले ही करता ही है सेलुलर रिप्रोडक्शन का, साथ ही साथ जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। की सेल जो है किस तरह से डेवलप होगा एंड उसमें जो है किस फॉर्म में मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर होगा तो किस फॉर्म में ये डेवलप होगा, ये सभी जो है ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है। ओके, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता है कि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखा था, जहाँ के न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जो सेल के बाहर जो भी इतना एरिया होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि खास करके बैक्टीरिया, उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो पुअरली डिफाइंड होते हैं, यानी कि उनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। ओके, सच एन अनआइडेंटिफाइड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो वहाँ का उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल के अंदर का, वो जो है अनडिफाइंड होता है, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में जो है वो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंस होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, एंड सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उनका लैक होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का यहाँ मीनिंग दिया है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और प्रायरी, और कैरियोट का मतलब होता है कैरियन यानी कि न्यूक्लियस यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं होते हैं अच्छे से, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। एंड ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। एंड वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स जो होते हैं वो कि डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, यूकैरियोट, जिनके कि न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स फिगर सी फिगर 5.4 ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स
प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो आपको यहाँ फिगर 5.4 में जो एक बैक्टीरिया का फिगर दिखाया गया है शायद, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो न्यूक्लियस जो है ना, ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, इस तरह से न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं है, और इस ना ही इसका कोई आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, और बस ये सेल है। सेल के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे राइबोसोम है, ठीक है। और यहाँ जो है कोई भी सेल के अंदर जो और भी ऑर्गेनल्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी ऑपरेटर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. See figure 5.2.4. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाइड है, ठीक है, और सिर्फ देख रहे हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, एंड यहाँ पे न्यूक्लियाइड देख रहे हो आप, यही सारी चीज़ें हैं, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स के जो भी फंक्शंस हैं, यहाँ पे जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था इसके अपर सेगमेंट में, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो अब कौन परफॉर्म करेगा, तो ये कौन परफॉर्म करता है, हाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है जो भी पुअरली डिफाइंड पार्ट्स हैं वो परफॉर्म करती हैं। ओके, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। सी फिगर 5.25। अब जो क्लोरोफिल होता है, जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया जिनमें कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, तो उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो फिर अगर जो है अब उनका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है तो फिर वो क्या होंगे, वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंस होते हैं, मेम्ब्रेनस वेसाइकल, जो उनके मेम्ब्रेन होते हैं उनके ही वेसाइकल्स में बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। बट नॉट विद द प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, वो प्लास्टिड्स में फिगर 5.25 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए आप, ये एनिमल सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ओके, यहाँ पे आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है ये रहा आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, ये आपका साइटोप्लाज्म, ये जितना एरिया साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे सेंट्रियोल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये गोल्गी apparatus है, ये एसियार्ड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी हैं इसमें। ओके, तो इस तरह से जो है डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं होते हैं, सारे जो न्यूक्लियर यानी कि सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं, ऊपर चलते हैं। ओके, अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म मैंने बताया कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा जो भी रीजन्स होता है, जैसे कि ये आपका सेल हो गया, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये जो सारा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ओके, further when we look at the temporary mount of onion peel as well as human cheeks cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। ठीक है, तो हमने जैसे ही अनियन पिल का माउंट किया था, ओके, उसमें हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके एक लार्ज रीजन था हर सेल में, ठीक है। तो दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटिल स्टेन, इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो है यहाँ पे सेल था, सेल मेम्ब्रेन था, और फिर सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होते हैं, एंड उसके बाद जो भी रीजन होता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। साइटो यानी सेल से रिलेटेड वर्ड है, एंड प्लाज्म यानी कि लिक्विड, तो एक्चुअली वो क्या होता है, उसमें लिक्विड चीज़ें होती हैं। दिस रीजन टेक्स अप वेरी, ये हो गया। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट है सेल के अंदर जो भी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। सेल साइटोप्लाज्म में जो है स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, ठीक है, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और सारे सेल ऑर्गेनल्स का क्या काम है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करना, जो कि मैंने बताया था कि जैसे लिविंग बींग्स में सारे अलग अलग ऑर्गेन्स हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, उसी तरह सेल में सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन।
तो जिस तरह से हर चीज़ का मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होंगे सबके एक एक मेम्ब्रेन होंगे, उनके कवरिंग होंगी बाहर से, ठीक है। जिस तरह से सेल का सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी तरह से सेल के ऑर्गेनल्स के ही मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था, न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं था, वो जो है न्यूक्लियर रीजन के बाहर जो है मेम्ब्रेन नहीं थे, इसलिए उनमें सेल ऑर्गेनल्स भी जो थे वो एब्सेंट थे। ओके, ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। और उसी तरफ जो है यूकैरियोटिक सेल्स में जो है न्यूक्लियर भी जो है वेल डिफाइंड होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। ओके, तो ये मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस जो है ना वायरसेस के टर्म में जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। वायरस लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। क्या होता है ना कि वायरस जो है ना अपने आप में जो है डेड होता है, ठीक है। वायरस के अंदर जो है ना ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है ना उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते हैं, उनके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं फिर वो उनके अंदर वो किसी के पास भी जो है मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन का उनमें लैक होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें कोई भी फंक्शन जो सेल के अंदर होते हैं वो नहीं होते हैं, तो वो सेल वायरस जो है अपने आप में डेड होते हैं। ऐसे अगर रखा हुआ है तो वो डेड है, ठीक है। एंड जब भी वो किसी लिविंग बींग्स के कांटेक्ट में आता है जो कि यूकैरियोट्स है, ठीक है, जैसे कि किसी ह्यूमन के, किसी एनिमल्स के, ठीक है, किसी बैक्टीरिया या फिर कोई भी इंसेक्ट के कांटेक्ट में आता है जो कि यूकैरियोट्स है, जिसके कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड हैं, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट्स में आता है, तब क्या होता है वो उनके मेम्ब्रेन को कॉन्टेक्ट करता है, उनके मेम्ब्रेन को यूज़ करता है अपने फंक्शंस के लिए, उनके सारे सेल के फंक्शंस परफॉर्म करता है इस तरह से, तब वो क्या होता है लिविंग हो जाता है। तो वायरस जो है कभी भी जब लिविंग किसी यूकैरियोटिक सेल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, तभी वो क्या होता है फंक्शन, मतलब कि वो भी लिविंग होता है तभी, नहीं तो ऐसे वो अपने आप में क्या होता है वो डेड ही रहता है, ठीक है। तो वो उनके मेम्ब्रेन को यूज़ करता है फिर अपने सेल का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, हमने समझ लिया कि क्या होता है साइटोप्लाज्म। ओके, तो आई होप आपको साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं अच्छे से आज के चैप्टर में, मतलब आज के क्लास में क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे, जो भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सबको देखेंगे, ठीक है। और कल हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे अपना इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए, आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।